मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तुम लोगों को बेटा पिछले पीरियड में मैं तुम लोगों को अव्यय के बारे में बताया था और ये अव्यय करीब करीब पूर्ण हो गया है। जो वाक्य दिए गए हैं इसमें इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ लेना। इसको रटने लुटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। यदि 2-3 बार पढ़ लोगे तो जो शब्द इसमें दिए हैं जैसे अद्य है, ईव है, कुता है, च है ना, यत्र, नक्तम, स्नै, या, सांप्रतम, मां, मृषा, उभयता, स्व, सायं, एव, नूनम, वृथा, एवं, एकदा, कदा, कुत्र, सर्वत्र, ये इतने शब्द इधर भी आप दिए हैं। इन शब्द का, इन सब अवयवों का जो बेटा अर्थ भी दिया है, शब्दार्थ, तो इन शब्दार्थों को पढ़ लेना। हाँ, इतना तो तुमको याद करना पड़ेगा, शब्दों के नाम और उसका शब्दार्थ। और ये वाक्य बनाओ को पढ़ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। समझ आए ना? तो ये जो अव्यय हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना बेटा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आज ही नहीं, ये तुम जब 10वीं में जाओगे तो भी ये तुम्हें काम आएगा। आ जाओ, आज अपन उपसर्ग पर चर्चा करते हैं। निकाल लो अपनी पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 108। पृष्ठ क्रमांक 108 निकाल लो और उसके बाद आज के बाद हम फिर से पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे। पाठ पूरा करना और उसके बाद फिर व्याकरण पर चर्चा होगी। आज अंतिम तुमको हम ये व्याकरण पढ़ा रहे हैं। फिर जब तक कि पूर्ण नहीं होगा पाठ, हम व्याकरण पर चर्चा नहीं करेंगे। आ जाओ उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? परिभाषा कहता है सामान्यतया जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वो वे उपसर्ग कहलाते हैं। देखो, ये परिभाषा अशुद्ध है बेटा। उपसर्ग धातु के पूर्व जोड़े जाते हैं तथा उसके अर्थ को विशेषता प्रदान करते हैं। धातुओं के अलावा अन्य शब्दों में तो उपसर्ग जोड़े जाते हैं, जैसे अपि, अधिधन, क्रि। तो क्या है? अधिकरोति, ये धातु है बेटा, क्रि धातु है और अधि क्या है? उपसर्ग है। उसी तरह से क्या है? पति है ना? पति है कि गति है रे? हाँ, वह। तो अधिधन पति, ये बन गया संज्ञा। क्या बन जा रहा है? पति संज्ञा है बेटा और अधि उपसर्ग है। दोनों से मिलकर के अधिपति, ऐसा नूतन शब्द बन गया। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। कुल संख्या यहां पर बता दिया गया है कि वास्तव में उपसर्ग कितने हैं। ये बेटा परिभाषा इसलिए अशुद्ध कह रहा हूं कि वास्तव में तुम्हारे ये 7वीं क्लास में इस उपसर्ग का परिभाषा लेखक ने बहुत अच्छे से दिए हैं और बाकी जितने भी जगह मैंने देखा है, 6वीं में अशुद्ध, 8वीं में अशुद्ध, 9वीं में अशुद्ध, सब जगह ये अशुद्ध परिभाषाएं दिए जा रहे हैं बच्चों। बड़ी विचित्रता है, क्या कुछ भी लिख देते हैं। परिभाषा का क्या महत्व है ये समझते नहीं।
आ जाओ। संख्या कितनी बताई? 22। ये है प्र, परा, अप, सम, अन, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आम, नी, अध, अपि, अति, सु, उत, अपि, प्रति, परि, उप। देख लिए, गणना करो 22 आता है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ठीक है। तो इन उपसर्गों का धातुओं पर जब ये लगते हैं तो अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जाने ना, सरति ये धातु है और सरति में प्र जब बैठ गया, प्रसरति बन गया बैठा, और उसका मतलब बदल गया, फैलता है। जैसे नया, समझ में आया ना? नयति में प्र शब्द जब लग गया तो प्रणयति बन गया। प्रणयति माने क्या होता है? देख रहे हैं, रचना करता है। उसी तरह से वस धातु में वसति बन गया है, तो वसति में प्र शब्द जब आ गया तो क्या है? प्रवसति। प्रवसति माने विदेश में रहता है। देख रहे, वसति माने रहता है ना? और प्रवसति हो गया था विदेश में रहता है। अंतर हो गया ना? रहता है, क्या घर में रहता है कि कहाँ रहता है? रहता है, सामान्य है। और प्रविशति विदेश में रहता है, काफी अंतर हो गया। इस तरह से परा, करोति में परा लग गया, परा करोति, उपेक्षा करता है, और करोति माने करता है, होता है ना? परंतु परा करोति जब हो जाएगा तो उपेक्षा करता है। परा लग गया उपसर्ग, परा उपसर्ग लग गया तो अर्थ कितना रूपांतर हो गया? देख रहे हो ना? जयत है, जयत माने जीतता है, और पराजयति, पराजयते, क्योंकि ये जय जो है ये उभयपदी धातु है। इसका उपयोग परस्मै पद में भी होता है और आत्मनेपद पद में भी। पराजयते जब बन जाता है तो हारता है। देखा ना? कहाँ जीतता और परा लग गया तो हारता है। अर्थ कितना बदल गया। इस तरह से बेटा अब का देखो, हरति हरण करता है और अपहरति चुराता है ना? नयति ले जाता है और अपनयति निंदा करता है, अपवदति है। इसमें कैसे? नयत लिखता है और इधर कहता है वदति, अपवदति लिखता है। बड़ा मुश्किल है। अच्छा, उल्टा कर दिया।
नी धातु जो नया रूप दिया है उसको नीचे बताया है। इसका जो है नया अपनाया कि हटाता है, सुना बेटा। और ये वदति, वदति का क्या होता है? अपवदति, निंदा करता है, ऐसा है। उसी तरह से गच्छति जाता है और संगच्छते मिलता है। तो ये सब पूरे उपसर्ग तुम्हारे पुस्तक में दिए हैं, इसको पढ़ना है तुमको, है ना। और इन उपसर्गों से बने हुए जो धातुएं हैं, पूरी धातुओं को इसमें दे दिया है। जितने भी उपसर्ग लगाए गए हैं ये सिर्फ धातुओं में है, समझ में आया। तो शब्दकोश बढ़ाना जरूरी है बेटा, हाँ। और इन धातुओं के जो रूप बने हुए हैं उनको कंठस्थ करना चाहिए। सब इसका ये वाक्य प्रयोग नहीं है, सिर्फ क्या है ये शाब्दार्थ, ठीक है। तो ये 22 अव्यय जो दिए हैं, इन सभी उपसर्ग जो दिए हैं, 22 उपसर्ग का अच्छे से अध्ययन कर लेना। समझ में आ गया? पूरा तुम्हारी पुस्तक में अच्छे से दिया है। अब आ जाओ इसके बाद प्रत्यय। प्रत्यय 110 में देखो, प्रत्यय क्या है? संस्कृत में सार्थक शब्दों को पद कहते हैं। किसी पद को उत्पत्ति का अर्थ है उस पद विशेष का रूप निर्माण किस प्रकार हुआ, अर्थात किस प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर के मेल से हुआ है, यह बताता है। समझ में आया? प्रत्यय का मतलब समझाया है वो कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय मूल शब्द में जब प्रत्यय जुड़ता है, जैसे इसमें उदाहरण दिया हंस, हंस, जब इसमें प्रत्यय जुड़ेगा कत्वा, तो रूप बन जाएगा इसका क्या? हंसित्वा। ऐसा बन जाएगा, इसको कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है? ये प्रत्यय है और ये मूल धातु है। तो खाका बनाओगे तो इसमें क्या लिखना? मूल धातु प्रत्यय बराबर रूप, ऐसा बनेगा बेटा, है ना। किसी अच्छा, तो उसमें उसके बाद में लगने वाला शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जो लगने वाला शब्दांश है उसका नाम प्रत्यय है। बहुत अच्छा बताया है इसे, देखो है। प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। उसी तरह से उपसर्ग भी शब्दांश है। उसमें उपसर्ग में गलत लिख दिया है, समझे ना। ये शब्दांश स्पष्ट बहुत सुंदर दिया है। यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि संस्कृत में संज्ञा सर्वनाम विशेषण को नाम पद कहते हैं और धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त जो शब्द अर्थयुक्त हो उसे प्रातिपदिक कहते हैं।
कृदंतधिता और समास भी प्रातिपदिक कहलाते हैं। जिस प्रातिपदिक के अंत में शुभ विभक्ति हो और जिस धातु के अंत में तिंग विभक्ति हो उसे पद कहते हैं। शुभ और तिंग को विभक्ति कहते हैं, हालांकि वे एक तरह के प्रत्यय ही हैं, है ना। सुप नाम के अच्छा बेटा शेष जो है मैं, देखो इसका उदाहरण दे दिया है। सुप नाम के पदों के कारक विभक्ति और वचन को बताते हैं, जैसे किया है रामस राम रामधर्सु। शुभ का शुभ प्रयुक्त होता है वैकल्पिक रूप, और राम में सु लग गया तो रामा बन जाएगा। समझ आ गया। तीन धातु पद के काल पुरुष वचन को बताते हैं, जैसे भू धातु है। ये रामा शब्द है बेटा, ये धातु नहीं। भू धातु में तीन प्रत्यय लग करके भवती बन गया। मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, है ना, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हाँ, स्त्री प्रत्यय जो नाम पदों की स्त्रीवाची रूप बताते हैं, यथा छात्र टाप, छात्र में टाप प्रत्यय लग गया, इसे स्त्री प्रत्यय है, और इससे बन गया छात्रा। छात्रा माने लड़की, है ना, और छात्र माने लड़का। इस तरह से प्रत्यय के लगने से रूप बनते हैं। आगे पेज में हम बताएंगे बेटा कि कृत प्रत्यय क्या है।